हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल त्रिहान टॉक्स। मेरा नाम है विशाल त्रिहन। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईपीओ रिव्यू फॉर इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड। मेरा मानना है कि हमें ये आईपीओ अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कंपनी एक हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेके आई है, जबकि इसके प्रॉफिट मार्जिन कंपटीटर से कम है और डेट जो है ज़्यादा है। आइए इसके कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। इशू की बात करें तो 31 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2025 तक ये इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो है वो 204 से लेके 215 है। आप एक लॉट में 69 शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं। टोटल इशू साइज जो है 260 करोड़ है और इसमें 71% जो शेयर होगा वो फ्रेश इशू है, जिसका मतलब है कंपनी जो पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है और ये पैसा मेजरली इसके क्रेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पोस्ट इशू मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होगा 1033 करोड़ होगा। सो बेसिकली ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो एनएसई और बीसीएसपी लिस्टेड होगी। कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, कंपनी करती क्या है। कंपनी एक 2 दशक पुरानी कंपनी है जिसमें उन्होंने अपनी शुरुआत ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग से की थी, फिर उन्होंने पिकअप क्रेन्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लिया। तो आज की डेट में ट्रैक्टर्स जो है 52% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और पिकअप क्रेन्स जो है वो 47% रेवेन्यू क्रिएट करती हैं। इसके अलावा कंपनी अपनी एक सब्सिडरी भी चलाती है जो बेसिकली इन्हीं के एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका नाम है बरोटा फाइनेंस लिमिटेड। ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। यहाँ पे कोई और सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, इसलिए हम और चीज़ों की बात ना करके सिर्फ ट्रैक्टर्स और क्रेन बिजनेस की ही बात करेंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है, तो ये इसे फ़ायदा क्या होता है और ये कैसे हुआ। इंडोफार्म ने अपने ऑपरेशंस जो थे अक्टूबर 2000 में शुरू किए। 2008 में इन्होंने डाइवर्सिफाई किया इनटू पिकअप क्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग, जो बेसिकली मोबाइल टावर क्रेन्स हैं। तो क्रेन्स दो प्रकार की होती हैं, एक स्टेशनरी जिसको टावर क्रेन्स बोलते हैं, जो जैसे कि आप बिल्डिंग्स की बनते हुए देखेंगे तो उनके बगल में जो क्रेन्स लगी होती हैं जो नीचे से लेके ऊपर तक सामान लेके जाती हैं उसे टावर क्रेन बोलते हैं। बट एक मोबाइल क्रेन जो होती हैं जो व्हीकुलर बेसिस पे होती हैं जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, तो वो एक डेस्टिनेशन से लेके दूसरी डेस्टिनेशन तक भारी सामान लेके जाती हैं, उनको पिकअप क्रेन्स बोला जाता है। नाउ अगर हम देखें इनकी प्रोडक्शन, वो है बद्दी में, जहाँ पे इनका 34 एकड़ का अपना प्लांट है। करंट इंस्टॉल कैपेसिटी 12,000 ट्रैक्टर्स और 1280 क्रेन्स। ये अभी थोड़ा सा एक्सपेंशन भी हुआ है और कंपनी इसमें 3600 और क्रेन्स की कैपेसिटी जो है जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कंपनी को लैंड ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन क्रेन्स बिजनेस में 99% हिट हो चुका है, तो इसके लिए उन्होंने इसको एक्सपैंड करने का सोचा है और मेजोरिटी ऑफ द आईपीओ प्रोसीड जो है इसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने वाली है। नाउ विद इन अ ईयर ऑफ ऑपरेशंस इन्होंने अपने ट्रैक्टर इंजन को इंडिजनाइज कर लिया था, तो जिसकी वजह से ये इंपोर्ट जो है बंद कर दिया गया, तो ये अपने ही इंजन मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। नाउ इंजन की कॉम्पिटेंसी इनकी इतनी बड़ी कि इन्होंने वही इंजन जो थे जनरेटर सेट्स के लिए एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए यूरोप में। कंपनी के पास इन हाउस फाउंड्री है जहाँ पे इंडक्शन फर्नेसेस हैं। इससे ये फायदा होता है कि वो क्वालिटी जो है बेटर मॉनिटर कर पाते हैं और अनइंटरप्टेड रॉ मटेरियल सप्लाई भी उनको मिलती है। नाउ इंडोफार्म का पैन इंडिया प्रेजेंस है। कंपनी के 6 रीजनल ऑफिस हैं और 173 डीलर नेटवर्क है जो सेल्स और सर्विस देखते हैं। कुछ और पहलुओं पे ध्यान दें तो हम राइट साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट है। तो कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट में जहाँ पे क्रेन्स की सेल्स हम क्लियरली नोट कर सकते हैं कि 21 और 22 में 67 करोड़ थी और 23 और 24 के फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते करते वो 129 करोड़ हो गई है। जबकि ये शेयर ऑफ क्रेन्स जो है इसके वजह से बढ़ता जा रहा है। एट द सेम टाइम हम ट्रैक्टर्स की सेल्स की बात करें तो 257 करोड़ से कम होकर 183 करोड़ हो गया है। तो ट्रैक्टर की सेल्स का जो शेयर है वो कम होता जा रहा है। हम देखें कि कंपनी के लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में यहाँ पे डोमेस्टिक सेल जो है वो 93% जनरेट होती है, ओनली 7% जो है एक्सपोर्ट सेल जनरेट होती है। जो कंपनी के 175 डीलर्स नेटवर्क की हमने बात करी, वो मेजॉरिटी प्रेजेंस जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। बेसिकली जो ज़्यादा एग्रेरियन स्टेट्स हैं वहाँ पे उनकी प्रेजेंस अच्छी खासी है।
कंपनी के टॉप 10 डीलर्स जो हैं यहाँ पे 23% से कम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा कुछ एक डीलर के ऊपर ज़्यादा निर्भरता नहीं है। कंपनी एक स्मॉल प्लेयर है एज कंपेयर टू इट्स मेजर कॉम्पिटिटर्स। ट्रैक्टर्स की फील्ड में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनमें आते हैं महिंद्रा, जॉन डियर, सोनालिका ट्रैक्टर्स और ताफे, एस्कॉर्ट्स। इनके कंपैरिजन में हमारी कंपनी एक छोटी कंपनी है जिसका 1% से नीचे का मार्केट शेयर है, जो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, जो हमने पहले भी बात करी। 330 कंपोनेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स और 190 कंपोनेंट जो क्रेन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, कंपनी इन्हें इन हाउस बनाती है। इससे उसको दो चीज़ों का फायदा होता है, एक वो कॉस्ट का कंट्रोल कर पाते हैं, दूसरा वो क्वालिटी जो है उसको भी टॉप नॉच मेंटेन कर पाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब पिकअप क्रेन्स का सेल जो अभी हमने डिस्कस किया 67 से 29 करोड़ हुआ है, तो ये पिछले 3 सालों में 44% का ग्रोथ दे रहा है। ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे हमने पहले बात करी। यहाँ पे हमारे पास जितने डीलर्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश वाले रीजन पे ज़्यादा है। कंपनी का प्लान है अपने डीलर नेटवर्क को 500 तक लेके जाना अगले 3 सालों में, ताकि वो इसी की वजह से वो कंपनी अपने प्रोडक्शंस को भी बढ़ाएगी ताकि वो सेल्स को भी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। अब हम इनके एड्रेसेबल मार्केट्स की बात करते हैं। सो पहला एड्रेसेबल मार्केट है ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर जो है, अगर आप सेल्स की इसकी बात करें तो एक स्टेगनेंट सेल्स का है, सॉरी स्लो सेल्स का बिजनेस है। यहाँ पे ग्रोथ आती है, आप देखेंगे तो हमारे पास 19 और 21 में कोविड का डाउनफॉल आता है, पर उसके बावजूद हम फिर से पिकअप करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स नहीं जनरेट होती। इंडिया जो है एक लार्जेस्ट ग्लोबल में वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो लार्जेस्ट ट्रैक्टर सेलिंग मार्केट है। यहाँ पे साल में 1,08,74,000 ट्रैक्टर्स जो हैं वो बिकते हैं ऑन एन एवरेज, और ग्रोथ रेट जो है इस मार्केट का 4 से 5% है, जो पुराना भी यही रहा है और आने वाली मार्केट में भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं ये 5 से 6% के बीच में ही ग्रो करेगा। इंडो फार्म्स की बात करें तो इंडो फार्म 12th लार्जेस्ट ट्रैक्टर सेल्स कंपनी है इंडिया में, जिसका मार्केट शेयर जो है 0.3% है। तो दैट्स वाई इट्स एन इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनका मार्केट शेयर इस जो है 31% है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर जो है काफ़ी पीछे है, जॉन डियर, जिनके पास 14% मार्केट शेयर है। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स जो सोनालिका ब्रांड बेचते हैं वो 10% के करीब है, और इसी तरीके से और छोटे सारे बहुत सारे प्लेयर हैं इस मार्केट में। तो ये क्राउडेड मार्केट है, इट्स नॉट इट्स अ फ्रेगमेंटेड मार्केट। अब हम उनके दूसरे एड्रेसेबल मार्केट की बात करें हैं जो है क्रेन्स का आउटलुक। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये डेटा जो है इनके लार्जेस्ट कॉम्पिटिटर एस ने अपनी प्रेजेंटेशन में दिया। उनका कहना है कि जो क्रेन्स की मार्केट है उसकी डिमांड जो है, जो 2020 की डिमांड से 3 गुना हो जाएगी 2030 में, एक दशक में 3 गुना की डिमांड होने की चांसेस है। सबसे बड़ा जो ग्रोइंग मार्केट होगा वो एशिया पैसिफिक मार्केट होगा, उसमें ही इंडिया आता है ना। ये बढ़ेगा क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज में बढ़ रही हैं। हमारी कंट्रीज में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरेट हो रही है। अदर की फैक्टर्स जो हैं वो अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में बढ़ रहा है, और डिफेंस भी एक अच्छा खासा पार्ट निभा रहा है। तो ये फैक्टर्स जो हैं क्रेन मार्केट की डिमांड को बढ़ाते हैं आने वाले समय में। तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ेगा, जिसमें 1 ट्रिलियन पोटेंशियल जोड़ा जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट जो है वो फास्ट ग्रोथ की तरफ जा रहा है, पर एट द सेम टाइम अगर आप हम देखें तो जो मेजर शेयर ऑफ ग्रोथ जो है वो पहले 5 सालों में आने के चांसेस हैं, और लेटर पार्ट में थोड़ा कम आएगा। तो मैं मानता हूं कि जो मेजर पोर्शन हो चुका है ऑलरेडी, हम 2024 में बैठे हैं, हम 2025 में एंटर करने वाले हैं। सो इस मार्केट में भी मेजोरिटी ऑफ ग्रोथ जो है ऑलरेडी आ चुकी है, जो बूम हमने ऑलरेडी देख लिया है, और आने वाला समय जो होगा 6% पे ग्रो करेगा, यानी कि एक एवरेज रेट पे ग्रो करेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं होगी। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो एस, जिसका 63% मार्केट शेयर बनता है। इंडो फार्म की अगर हम बात करें तो ये इसके 1/10 साइज की है। हमारी कंपनी ने कैपेसिटी जो है वो 1280 यूनिट्स क्रेन बनाने की है, जबकि एस का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 13,200 क्रेन्स बनाने का है। और एट द सेम टाइम हमने जो क्रेन्स बेची
पिछले साल में उनका काउंट है 941 और एस ने हमसे 8 या 9 गुना ज़्यादा क्रेन्स जो था 8,970 क्रेन्स बेची हैं। ऑन एन एवरेज हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं 2030 तक टोटल 22,000 क्रेन्स की रिक्वायरमेंट एनुअली बन जाएगी। अब हम इसका कंपैरिजन करें उनके फाइनेंशियल्स को लेके, इसके फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम देखेंगे हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमने पहले भी डिस्कस किया। ट्रैक्टर्स की सेल जो है वो कम हो रही है, 257 करोड़ से लेके ट्रैक्टर्स की सेल जो है 183 करोड़ हो गई है। एट द सेम टाइम क्रेन्स की सेल जो है वो 72 करोड़ से बढ़ के 168 करोड़ हो गई है और अदर रेवेन्यू जो है बहुत कम है। वही हमने बताया, जो भी अदर बिजनेसेस हैं वो सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं रखते। तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 352 करोड़ से लेकर 375 करोड़ तक है, तो देयर इज ए ग्रोथ। बट ट्रैक्टर सेल जो उसका पहला बिजनेस था वहां पे कोई ग्रोथ नहीं आ रही और उनकी मेजर ग्रोथ जो आ रही है वो क्रेन बिजनेस है जो उन्होंने बाद में शुरू किया। नाउ कंपनी इसी क्रेन बिजनेस को 4x करने की कोशिश कर रही है। हमने पहली स्लाइड में ये डिस्कस किया, जहां पे उनकी आज की कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 1280 क्रेन्स की है। कंपनी एडिशनल कैपेसिटी जो जोड़ने की कोशिश कर रही है वो 3000 पर एनम क्रेन्स की है, यानी कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को 4x करने की कोशिश कर रही है जो 4800 हो जाएगी। तो ये मेरा मानना है कि ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम एस के साथ इसका कंपैरिजन करें तो 12 जहाँ पे उनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 13,200 करोड़ की है और हमारी आज की कैपेसिटी अगर हम जोड़ लें नए प्रोजेक्ट्स के साथ तो वो 4800 करोड़ की हो जाएगी। तो कंपनी और टोटल डिमांड जो है वो 22,000 करोड़ का एस्टिमेट किया गया है। तो इसका मतलब है ये दो कंपनियां ही मिलके 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगी और दूसरों के लिए बहुत ही कम रह जाएगा। और मोर ओवर आज की डेट में जो हमने पिछले 4 सालों में जो ग्रोथ रेट देखा है वो भी सस्टेन नहीं करेगा, तो वो भी 5 से 6% के मार्केट की बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे 4x ऑफ द कैपेसिटी वो बहुत ही बड़ा टारगेट है जो कंपनी ने लिया है। नाउ डेट इक्विटी रेशियो की बात करें, फिलहाल हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1% से नीचे है। तो एज सच इसको इंडिपेंडेंटली हम देखें तो कंफर्टेबल लेवल लगता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपने इंटरेस्ट सर्विस करने के बाद भी पैट पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है जो कि 4% का है। कंपनी का नेटवर्क जो है वो बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि कंपनी जो है अपनी सेल्स को जो है प्रॉफिट्स के साथ साथ अपनी नेटवर्क में कन्वर्ट करने में शामिल है। बट जैसे ही कंपनी अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेके आएगी काफ़ी हद तक उसका फाइनेंसिस जो है आईपीओ प्रोसीड से होगा, पर मेरा मानना है उसको रन करने के लिए भी कंपनी को एडिशनल फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ेगी और कंपनी इतने प्रॉफिट्स नहीं जनरेट कर पा रही कि उससे ही वो अपने नए फंड्स जो है जनरेट कर पाए। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी फिर से डेट रेज करेगी और ये उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक फीचर बन सकता है। अब हम इसको कंपैरिजन करके देखें, क्योंकि कभी भी इंडिपेंडेंट नंबर जो हैं किसी काम के नहीं होते, तो उनका एक्चुअल वैल्यूएशन उनसे कंपैरिजन से होता है। तो हमारे पास कुछ लिस्टेड प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। एस्कॉर्ट कुबोटा जो ट्रैक्टर्स में बहुत बड़ी कंपनी है, एस जो मैंने अभी बताया ये बना रही है अपनी क्रेन्स, वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स ये क्रेन्स भी बनाती है और ट्रैक्टर्स भी बनाती है, ये सबसे छोटी है इस फील्ड में एज कम्पेयर टू द अदर्स। और इंडो फार्म जो है इससे भी छोटी है। इंडो फार्म का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होगा 1033 करोड़ होगा आफ्टर द लिस्टिंग, जो बहुत ही छोटा है। रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी कंपनी जो है छोटी है, कहाँ एस्कॉर्ट 9,000 करोड़, एस 2900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है और इंडो फार्म जो है वो 375 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करी है। अब बिड्डा मार्जिन की बात करें तो वो ओके है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट को कंपनी मेंटेन करती है अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और इंटीग्रेटेड फैसिलिटी की वजह से। पर जब हम उसके पैट मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी का पैट मार्जिन सबसे कम है, 4% का पैट मार्जिन है, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर्स 11 से ऊपर ट्रेड करते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न जाता है कंपनी का हाई डेट का होना। आप डेट टू इक्विटी रेशियो कंपेयर कीजिए, जहाँ पे एस्कॉर्ट कबोटा का नील डेट है ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पे रेशियो जो है 0.01 है और एस का है 0.08, वीएसटी टिलर्स का भी 0.01 है, तो 0.1 से भी कम है डेट है कंपनी की बैलेंस शीट पे। पर इंडो फार्म का डेट जो है वो 0.72 है। यही है इसका अबिडा मार्जिन से लेके पैट मार्जिन के बीच की स्टोरी है कि कंपनी बहुत सारा पैसा जो है अपने इंटरेस्ट पे भरने में भी गवा देती है। पीई रेशियो की बात करें तो कंपनी अपने करंट प्राइस बैंड के लिए
ईपीएस पे देखें तो 51 पीई पे पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है, जबकि कॉम्पिटिटर्स जो है 447 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कंपनी जो है काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर अपना आईपीओ लेके आई है, लोअर प्रॉफिट्स है, हायर डेट रेशियो है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक एडवाइजेबल इन्वेस्टमेंट बनेगा। मोर ओवर मेरा टेक होगा कि ये एक रिस्की बेट होगी अगर कोई इसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी देखेगा, क्योंकि अपने साइज से 3 गुना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी है क्रेन्स में, और ये एक्सपेक्ट करते हुए कि डिमांड जो है वो बहुत ही तेज़ी से पिकअप करेगा और उसको मेंटेन भी करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क कंपनी ले रही है। तो मैं कहूँगा कि कंपनी का ये आईपीओ हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये महंगा आईपीओ है और यहाँ पे लिस्टिंग गेन के चांसेस भी इसके लिए बहुत ही कम रह जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, यही एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको ये डेटा और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। एट लास्ट सम डिस्क्लेमर, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते हैं। हमारा सेबी रजिस्ट्रेशन कोई भी गारंटेड रिटर्न्स के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। हमारे इस आईपीओ में कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू फॉर लिस्टिंग मी टुडे।